नी रिप्लेसमेंट, नया घुटना। मरीज सोचता है कि मेरा घुटना ये घिसा हुआ काटेंगे, उठा के डस्टबिन में डाल देंगे और शेल्फ से एक नया घुटना उठाएंगे और लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए था। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हिप, एल्बो और नी रिप्लेसमेंट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ दर्ज हुआ है। इसे हमारे देश के लिए मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। एक लेडी थी, जब मैंने असेस किया उस लेडी के घुटने मुड़े हुए थे, बिल्कुल बिस्तर में पड़ी थी। बाकी सिस्टम ठीक थे, लेडी वाज फाइन एक्सेप्ट नी। हिप भी ठीक थे, ओके, लिम्स ठीक थी, पावर थी, सभी कुछ ठीक था। तो उनको मैंने बोला कि मुझे पूरी आशा है कि मैं इनको चला पाऊंगा। इट इज एंटर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वो 30 साल बाद चल पाई। प्रोमिनेंट सर्जन ऑफ वर्ल्ड सर जॉन चार्ली, वो उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट इजाद किया था। ओके, हाँ, हिप रिप्लेसमेंट से करोड़ों लोग चलते हैं, उन्होंने इजाद किया था। हाँ। उसको सक्सेसफुल किया। उनके वर्ड्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑफ द सेंचुरी। नेक्स्ट पटपड़गंज हॉस्पिटल ज्वाइन किया था 2009। देयर इज वन गुड थिंग, बिकॉज वेरी डेवलपमेंट ओरिएंटेड, दे वांट टू गिव बेस्ट टू द पेशेंट बाय टेक्नोलॉजी, बाय स्किल्ड सर्जन्स, एवरीथिंग। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एंड आई एम टू थैंकफुल टू मैक्स हेल्थ केयर। ओपीडी ओटी की भाग दौड़ में ये थॉट कहाँ से आया कि नाउ ओपन ओन हॉस्पिटल? Any life without challenges is a boredom life, isn't it? यस, कि डॉक्टर अरोड़ा जब ओटी में जाते हैं तो क्या माइंड में चलता है? मैं पैशनेट सर्जन हूँ। See, wherever you have passion for a work, आप उससे जिंदगी भर बोर नहीं होंगे। Every morning when I get up, I ask myself only one thing: How can I make my today better than yesterday? Nowadays लोग ब्रांडिंग को एक प्लेटफॉर्म समझते हैं कि अगर मेरे को ब्रांडिंग मिलती है या मैं सही तरीके से अपने आप को लोगों तक पहुंचाता हूं, तो व्हाट यू थिंक कि आज के ज़माने में ये कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है। प्राइमरीली आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल, तभी आपकी ब्रांडिंग बन सकती है। अगर आपको काम ठीक से नहीं आता है और आप सिर्फ ब्रांडिंग के पीछे पड़े, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। Hi, I am Kajal Agrawal, Senior Brand Consultant Healthcare, Ocean Multivision, Noida. Welcome to our podcast, sir. Thank you so much. Thank you. सर, आपका जो सफ़र शुरू हुआ 1986 से, तब से बेमिसाल करियर, इतने सारे सर्जरीज, अभी रोबोटिक भी कर रहे हैं। क्या डिफरेंस रहा है दोनों में, तब और अब में? सो काजल, बहुत डिफरेंस रहा है। इस बात को 30 साल 35 साल हो गए। इस 35 साल की जर्नी में सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज चेंज्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स। मेरे ज़माने में 91 में सीटी स्कैन सिर्फ जो लोग अफोर्ड कर पाते थे उन्हीं को मिलता था। एमआरआई तो एक फार ड्रीम होता था। बिल्कुल, हाँ। एंड आई रिमेंबर 95 और 96 एमआरआई सिर्फ इन मास दिल्ली में होता था। इट वाज नोवेयर इन दिल्ली। एंड नाउ anybody can walk to MRI and get an MRI done. So right from diagnostics to therapeutics to rehabilitation, तीनों फेज चेंज हो गया है। डायग्नोस्टिक्स में अब अर्ली डायग्नोसिस है, अच्छा डायग्नोसिस है, टाइमली डायग्नोसिस है। थेरेप्यूटिक्स, मेरे ज़माने में जब 86 में मैंने शुरू किया, उस समय फ्रैक्चर का मतलब था प्लास्टर। बिल्कुल। टांग टूटने का मतलब था 3 महीने पैर को लटकाना हवा में। आपने आज भी देखोगे कार्टून, हाँ। तो बड़ी सुबह 3 महीने बिस्तर पर लटक गए। हाँ, बिल्कुल, राइट। हाँ। और जॉइंट रिप्लेसमेंट तो खैर इट वाज अ फार बिग ड्रीम। हाँ। In 91 और 92 in India only 2-3 places joints were being done. 2-3 जगहों पर ही जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ करता था, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, इन बहुत लिमिटेड जगहों पे होता था। और अब हर गली मोहल्ले में जोड़ बदल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल, राइट। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट ये नहीं है कि लटका के पैर प्लास्टर पे और पड़े हुए हैं। नेल लगाया, प्लेट लगाया, ऑपरेट किया, अगले दिन चला दिया। आई हैव पेशेंट्स जिन बेचारों को शादी से पहले शूट में फ्रैक्चर हो गया। 7 दिन बाद शादी है, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, शादी भी नेलिंग किया, चला दिया, शादी हो गई, हनीमून पे चला गया। थिंग्स हैव चेंज्ड, नाइस, ऑल टुगेदर चेंज। एंड रिहैबिलिटेशन, सही, पुराने जमाने में रिहैबिलिटेशन पे बहुत ज्यादा जोर नहीं था। पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट
कि अगर पैर टूट गया तो टांग तो स्टिफ हो ही जाएगी, घुटना तो जाम हो जाएगा, ये बिल्कुल। इससे प्राइस यू हैव टू पे फॉर फ्रैक्चर। बट नाउ सी द फिजियोथेरेपी एंड सी वेयर फिजियोथेरेपी इज एडवांस्ड। अब तो प्री भी है, पोस्ट भी है। सब कुछ है, प्री पोस्ट भी है, लॉट ऑफ मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड वेरियस पेन रिलीविंग मोडालिटीज, सो लॉट हैज चेंज्ड। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट चेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इट्स लाइक अ There's a sea ड्रीम। change. अब तो AI कुछ सालों में रोबोट को गाइड करेगा, सर्जन बेचारा देख रहा होगा क्या हो रहा है। तो मतलब सारे जगह रोबोट ले लेंगे। सी रोबोट कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है, रोबोट को हम ही फीड करते, वी आर द मास्टर्स। व्हेन वी डू रोबोटिक सर्जरी, रोबोट को फीड करना पड़ेगा ना कि हम आपसे क्या चाहते हैं, कब कितना चाहते हैं, कहाँ रोकना है, कुछ उसमें इनबिल्ट सेफ्टी चेक्स और मार्जिन है, कुछ हम कंट्रोल करते हैं। यस। सो रोबोटिक्स विल नेवर रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, बट देन यस, आपने देखा होगा अब तो दिल्ली में बैठकर आप लंदन में ऑपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। थिंग्स आर चेंज। बट गाइडेंस तो डॉक्टर ही दे रहे हैं। इट कैन नेवर रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग, राइट? इट कैन नेवर रिप्लेस एक्सपीरियंस। यूजिंग रोबोट, हाँ। यू यूज योर एक्सपीरियंस, हाउ टू मॉनिटर रोबोट, क्या बोलना है, क्या करना है उसने। सो तो एक्सपीरियंस को तो कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ह्यूमन स्किल, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन थॉट, ह्यूमन फिलॉसफी रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता। सर, जैसे आप नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट सर्जन रहे हैं जिन्होंने पिनलेस नेविगेशन को यूज़ किया, तो एग्जैक्टली अगर नॉर्मल लोगों के लैंग्वेज में से समझें तो ये है क्या? सो काजल, इनफैक्ट रोबोटिक्स, अपना रोबोटिक तो बहुत बाद में आया है, कंप्यूटर नेविगेशन पहले आ गया था। और कंप्यूटर नेविगेशन में भी कई तरह के कंप्यूटर नेविगेशन है, कुछ पिन डालने वाले हैं, कुछ बिना पिन है, तो पिनलेस मैं लेके आया था। हाँ। ये 2010 या 11 की बात है, अच्छा। लॉन्ग बैक। देखो, जब कभी भी हम एक नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में हम कृत्रिम जोड़ लगाते हैं, आर्टिफिशियल नी हिप लगाते हैं, हम अगले 25-30 साल का सोचते हैं। एग्जैक्टली। Right? हाँ। ये वो चीज़ नहीं कि जिसमें हम साल, 2 साल, 3 साल के लिए सोच। आजकल के ज़माने में जब यंग पेशेंट्स के नी खराब हो रहे हैं, तो लॉन्जिविटी ऑफ इम्प्लांट, सर्वाइवल ऑफ इम्प्लांट इज़ ए वेरी बिग थिंग। सो हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके लॉन्जिविटी बढ़ा सकती, अच्छा फंक्शन दे सकती, चाहे 5% इजाफा क्यों ना हो, चाहे 10% इजाफा क्यों ना हो, हमारे लिए हर दिन कीमती है। सो लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लांट हमने कहाँ लगाया। ओके। वी आर पुटिंग एन आर्टिफिशियल नहीं, हम एक घुटना लगा रहे हैं जो प्रभु जैसा लगाना है। इट कैन बी नियर नेचुरल, जैसा प्रभु ने लगाया है उसके बिल्कुल बराबर करीब करीब लगाना है। बिल्कुल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती, वो कंप्यूटर देख सकता है, रोबोट देख सकता है। सो कंप्यूटर नेविगेशन उस जमाने में एक एड ऑन प्रिसीजन मेथोडोलॉजी थी, जिसमें हम जो भी हम कर रहे हैं वेरीफाई कर सकते थे। उसमें सिर्फ वेरिफिकेशन था, रोबोट तो करके दे देता है मेरे को। हाँ। वो कंप्यूटर वेरीफाई कर देता था कि साहब आप 2 डिग्री इधर है या उधर है, ठीक कर लीजिए। तो ये थॉट कैसे आया सर माइंड में कि मैं ये लेके आऊंगा? सो इम्प्रूव लॉन्जिविटी, हाँ। इम्प्रूव प्रिसीजन, गिव Okay. बेटर रिजल्ट्स। वो तो कोई भी एक सर्जन जीवन भर अनवरत ये काम करता रहता है कि मैं मरीज को और से और बेनिफिट कैसे दे पाऊँ, कैसे दे पाऊँ, टेक्नोलॉजी का दे पाऊँ, किसी भी चीज़ का दे पाऊँ। किसी आम धारणा ना कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के पीछे भागता, बिल्कुल गलत धारणा है। वो मरीज के भले के पीछे भागता बेचारा। बट अभी आजकल नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये है कि पैसा कमाने का एक जरिया है। आई थिंक ट्रस्ट फैक्टर बहुत लो चला गया। देखिए, हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, बिल्कुल। बट मेजॉरिटी डॉक्टर्स, उनके अगर लाइफ के बाद में आप गहराई से जाएं, बहुत सेक्रीफाइस करनी होती है, बहुत सर, sacrifice अगर मैं करनी ये समझूं कि जैसे लोग नॉर्मली कहते हैं कि कैल्शियम खा लो, आपके बोन्स ठीक रहेंगे, आपके जॉइंट्स ठीक रहेंगे, तो क्या नी रिप्लेसमेंट जिन लोगों को सजेस्ट किया जाता है, क्या उन लोगों को भी ये कैल्शियम शुरू से बोला जाता है, या नी में प्रॉब्लम जो हो रही है वो इसकी वजह से होती है कि कैल्शियम कम है? सो मैं आपकी बात को ही पकड़ता हूँ। आपने मुझसे पूछा, हाँ। कैल्शियम हड्डी के लिए, जोड़ के लिए, जोड़ के लिए कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं। कैल्शियम तो चूना है, जोड़ में चूना थोड़ी है। बिल्कुल। सो कैल्शियम इज मेंट फॉर बोन, बोन्स, यस। नॉट फॉर जॉइंट। ओके। जॉइंट हाँ। इज जंक्शन ऑफ 2 बोन्स। ये जो जॉइंट है इसमें कोई कैल्शियम नहीं है, जी। यहाँ तो कार्टिलेज है और स्ट्रक्चर्स हैं, कैल्शियम तो इसमें। आपको एक मॉडल पे दिखाता हूँ, राइट? ओके। हाँ, प्लीज। सो कैल्शियम, ये मॉडल है।
ये हमारा फीमर बोन, जिसको थाई बोन बोलते हैं, ये हमारा लेग बोन, जिसको टिबिया या लेग बोन बोलते हैं, और इन दोनों के जंक्शन पे जॉइंट है। इस जॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये कार्टिलेज है, ओके, राइट। इसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोन है, उसको कैल्शियम चाहिए, मगर कार्टिलेज को कैल्शियम नहीं चाहिए। सो समराइजिंग, कैल्शियम का काम बोन पे है, ओके, जॉइंट पे डायरेक्टली कैल्शियम का कोई काम नहीं। ओके, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जो मरीज घुटना बदलवाने आता है बोलता साहब जिंदगी भर कैल्शियम खाया Yes. और मेरा घुटना क्यों घिस गया? हाँ, तो प्रभु घुटना घिसा बिकॉज कार्टिलेज घिस गई, कार्टिलेज किस गई, एग्जैक्टली, हाँ, राइट। वो हड्डी पे काम करता है। ये कार्टिलेज तो इसमें खून का दौरा नहीं है। ये जब आप चलेंगे तो इसको खाना मिलेगा, ओके, चलने से चलेगा, चलने से खाना मिलेगा इसको, Okay. चलने से इसको खाना मिलेगा, बोन जागृत होगी और आप बोन पे जो भी खाना खा रहे हैं विटामिन डी, कैल्शियम जमा होगा। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बोन भी एक्टिव नहीं रहेगी। सो कमिंग बैक, कैल्शियम इज फॉर बोन, नॉट फॉर जॉइंट। सो कीप योर बोन्स हेल्दी, टेक कैल्शियम। हैव योर जॉइंट्स हेल्दी, वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, गुड डाइट, बैलेंस डाइट, राइट। आई होप इट क्लियर्स। यस। कैल्शियम फॉर बोन, नॉट फॉर जॉइंट। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस कार्टिलेज, कि अगर हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं आज, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और आजकल तो एकदम फैशन जैसा हो गया कि रोबोटिक कराएंगे हम, चाहे ज़रूरत है नहीं है बट रोबोटिक कराएंगे, तो कैसे हम कार्टिलेज को इसमें चेंज करते हैं या क्या होता है? ठीक है, सो अच्छा, आई थिंक वो मॉडल पे समझा पाऊंगा। एक तो काजल, सबसे पहले मैं एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ। नी रिप्लेसमेंट में नया घुटना नहीं लगता है। आई थिंक ये सरल भाषा में समझना होगा। ये एक मिसनोमर है, नी रिप्लेसमेंट, नया घुटना। मरीज सोचता है कि मेरा घुटना ये घिसा हुआ काटेंगे, उठा के डस्टबिन में डाल देंगे और शेल्फ से एक नया घुटना उठाएंगे और लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एग्जिस्टिंग घुटना है उसको रिपेयर करना है। कैसे रिपेयर करना है फिर मैं मॉडल पे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। प्लीज बताइए। सो आपने कहा रोबोटिक फैशन हो गया, फैशन तो नहीं बोलूंगा, बट रोबोटिक्स रीसेंट डेवलपमेंट है और ये एंटिसिपेटेड है कि रोबोटिक्स से हम लोग प्रोसीजन अच्छा ले सकते हैं। नॉट ओनली प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट, पर नी की जो लाइफ है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है द सो कॉल्ड सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग। सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग मतलब आसपास के लिगामेंट्स का जो टेंशन है वो भी बैलेंस करके देना होता है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। ऐसा नहीं कि इंजीनियर के हिसाब से काम कर दिया, मशीन की लगा दिया उसके ऊपर इम्प्लांट, नहीं, ऐसे नहीं है। सो रोबोटिक्स हर क्षेत्र में हेल्प करता है। हाँ, बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है, प्रिसीजन में हेल्प करता है। सो कमिंग बैक, व्हाट इज नी रिप्लेसमेंट, जैसे आपने कहा रोबोटिक का क्या रोल है। ये नी है, नॉर्मल नी है। नॉर्मल नी में ये कार्टिलेज है, चिकनाई है, ये कोई तेल ग्रीस चर्बी नहीं है, ये चिकनाई, ये कार्टिलेज है, ये एक लेयर है। और जब व्यक्ति का कार्टिलेज घिस जाता है तो इस प्रकार से बोन में से रॉ एरिया निकल आते हैं विच आर वेरी पेनफुल। ओके, इन पे लोड लेना पेनफुल होता है बिकॉज रॉ एरिया है, राइट। कार्टिलेज जब तक कवर्ड है पेन नहीं होगा। अब हमारे पास जब घुटना घिस गया, घुटना तो है, कार्टिलेज नहीं है, यस, तो घुटने की जरूरत थोड़ी है, चेंज करना कार्टिलेज उससे की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट, Yes. वी नीड अ सरफेस। ये जो सरफेस ही चली गई, सो इनफैक्ट नी रिप्लेसमेंट इज रीसरफेसिंग, नी रीसरफेसिंग। ओके, सो हम लोग इस कार्टिलेज के लिए आर्टिफिशियल कार्टिलेज लगा देते हैं विच इज द लेयर। ये एक परत है, यूजुअली 9 मिलीमीटर थिक होती है, और ये बेड प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर। ये कार्टिलेज लग गई, थाई बोन पे कार्टिलेज लग गई, ब्लैक बोन पे कार्टिलेज लग गई, दोनों मेटल हैं, भिड़ेंगे तो फ्रिक्शन होगा। सो बीच में लग जाता है इंसर्ट, ओके, हाई डेंसिटी पॉलीक्लीन इंसर्ट। सो ये बैलेंसिंग के काम आता है और बीच का फ्रिक्शन बचाता है। तो हमने सरफेस लगाई और इसको बोल दिया नी रिप्लेसमेंट। ओके, ये पुराना नाम है। हाँ, हाँ, नाउअडेज वी कॉल इट नी resurfacing. रीसरफेसिंग। ओके, रोबोट का क्या रोल है, राइट, रोबोट का क्या रोल है। सो विद एक्सपीरियंस आप सीख जाते हैं कि आपको ये जो इम्प्लांट है कहाँ पर लगाना है, कितना डिग्री में लगाना है। ओके, इट कैन मूव इन 3 प्लेन्स, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, रोटेशन में मूव कर सकता है। एक डिग्री इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री इंपॉर्टेंट है, हाँ, 3 डिग्री इंपॉर्टेंट। आंख से नहीं दिख सकती आपको 1 डिग्री, रोबोट देख सकता है। ओके, ऑलराइट, सो रोबोटिक्स में हम लोग रोबोट को इस घुटने की एक 3D मॉर्फोलॉजी देते हैं, 3D बना के देते हैं रोबोट को। भाई ये मरीज का घुटना है,
चाहे पहले सीटी स्कैन करा के बना दें उसके ऊपर, या ऑपरेशन के दौरान वेरियस प्रोब के सिस्टम से बनाते हैं, एरेज होती हैं, उस समय से 3D मॉडल मरीज Okay. का रोबोट में बना देते हैं। फिर रोबोट को ये फीड करना होता है कि हम इम्प्लांट कहाँ लगाना चाहते हैं, ओके कितने डिग्री पे लगाना चाहते हैं, कैसे लगाना चाहते हैं उसको। सो वो सब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग, साइजिंग, वो सब कुछ करके अब नी सर्जन खोलेगा, हम खोलेंगे, नी को ओपन हम करेंगे, ओके रोबोट आएगा, वो मशीनिंग से, मिलिंग से इस बेड को प्रिपेयर कर देगा। ओके अब बेड प्रिपेयर हो गया, जहाँ बेड प्रिपेयर हुआ है, वो जो बेड प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं, वो प्रिपेयर होता है सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब 1 मिलीमीटर से कम की एक्यूरेसी होती है उसकी। 0.5 मिलीमीटर ही हम देख लेते हैं रोबोट में, और वो हम कन्वेंशनल में नहीं देख पाएंगे। आँख से तो नहीं दिखेगा ना, यस यस ह्यूमन आई की एक लिमिटेशन है, ह्यूमन हैंड की एक लिमिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम प्रिसीजन में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। जो बेड प्रिपेयर हम करते थे पहले कंप्यूटर नेविगेशन में, कंप्यूटर बताता है कि 2 डिग्री आप कर दो, वो हम करते थे, पर रोबोट तो करके देता है। अब रोबोट ने बेड बना दिया, काम आसान हो गया, सर्जन ने इस पे इम्प्लांट लगाया विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, ये पार्ट लग गए, सब ट्रायल करके देख लिया, नी रिप्लेसमेंट हो गया। दैट्स द रीजन। That's the reason. So, putting the implant with some millimeter accuracy, this is where robot helps you. ओके Right? So, आप जहाँ चाहते थे लगा दिया आपने, जो चाहते थे बैलेंस मिल गया, फिर लॉन्जेविटी बढ़ जानी चाहिए इसकी। अभी भी हम ऐसा मानते हैं स्टडीज की 25 साल आराम से चलना चाहिए। अब एंटिसिपेशन है 30 साल निकाल जाए, 35 साल निकाल जाए, nobody knows. रोबोटिक्स अब पिछले 5-10 सालों में आए हैं। So एग्जैक्टली। robotics, we are anticipating not only will have immediate benefit, like less pain, less bleeding, early rehabilitation, early to work, but उससे longevity भी बढ़नी चाहिए. This एग्जैक्टली। is what we are as a scientist anticipating. सर, ये रोल ये रोबोटिक्स का। जो डायबिटीज या हार्ट के पेशेंट होते हैं, इनको भी हम ये सर्जरी करते हैं? सो काजल, मैं मरीज को समझाता हूँ हमेशा कि घुटना बुजुर्ग हो गया, दिल वैसे जवान हो सकता है, हाँ। पर दिल में कुछ गड़बड़ी तो आ ही सकती है ना, एग्जैक्टली। isn't so? और अपने देश में अबाउ 60, मेरा ऐसा मानना है 20 से 25% लोग डायबिटिक हो जाते हैं, हाँ आराम से हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। 20 से 25% लोग डायबिटिक हो जाते हैं, और 20 से 25% लोगों को ही जो है हार्ट की कोई ना कोई समस्या पैदा हो प्रॉब्लम जाती है। होता है, बिल्कुल। सो ये बिल्कुल रूटीन अफेयर है कि हम जो नी रिप्लेसमेंट्स करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 40-45% लोगों को डायबिटीज या हार्ट की तकलीफ होती है। होती है। ओके, ओके। कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें पहले फिटनेस चेक करनी है उनकी। फिटनेस में क्या देखना है, जैसे डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल, हम उनका HbA1c देखते हैं, डिजायरेबल लेस देन 7.2, एक्सेप्टेबल अप टू 8, ये वर्ल्ड वाइड है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के प्रोमिनेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स की हजारों की तादाद में एक मीटिंग होती है, वहाँ ये सारे पैरामीटर डिस्कस होते हैं ओके। और स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो जो डायबिटीज के लिए स्टैंडर्डाइजेशन है, HbA1c लेस देन 8 से, और ड्यूरिंग सर्जरी और सर्जरी के दौरान पेरी ऑपरेटिव शुगर कंट्रोल अच्छा चाहिए। तो डायबिटीज में कर सकते हैं। Okay. अनकंट्रोल डायबिटिक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पहले डायबिटीज कंट्रोल करो फिर करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक, उनका सब जांच होती है ऑपरेशन से पहले। हार्ट की विस्तृत जांच होती है, उसको बोलते हैं डोबुटामिन स्ट्रेस इको। उसमें देखा जाता है कि जो लोड हार्ट पर ऑपरेशन के दौरान आ सकता है वो पहले लेके देख लेते हैं बाई मेडिसिन, ओके। और फिर जांच कर लेते हैं, ओके। और उसमें मालूम पड़ जाता है कि ये लोड ले पाएगा नहीं ले पाएगा, टू ए वेरी रीजनेबल एक्सटेंट। तो हर चीज का सोल्यूशन पहले ही लेके चलते पहले हैं। हाँ लेके भाई, तो ठीक है। सावधानी, प्रिकॉशन, असेसमेंट, ऑप्टिमाइजेशन एंड ड्यूरिंग सर्जरी केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सबका सम्मिश्रण है। तो ये रूटीन चीज़ है काजल, बिल्कुल रूटीन चीज़ है। ओके। ऐसा आप मुझे व्यक्ति ढूंढ के बताइएगा 60 पार कर गया हो और ब्लड प्रेशर की कोई दवाई नहीं खा रहा हो, ढूंढ लाना। वो हिंदुस्तान का व्यक्ति होता है कि योगा कर रहा हो और सब कुछ कर रहा हो तो ही फिट रह हाँ, सकता है। हाँ, अदरवाइज हमारे जैसे लोग जो बिजी रहते हैं उन्हें सब तरह की चीज़ें मिलती हैं। सर, यहाँ हमने रोबोट की बात की, अब एक मैं आपको पूछना चाहूँगी कि अप्रैल 2018 में आपने एक रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यस, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, वो थॉट कैसे आया और वो क्या था? सो काजल, वो थॉट क्या था, कुछ उसके पीछे थॉट ये था
आज भी समाज में, हालांकि काफ़ी ठीक हो गया, आज भी समाज में नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को तभी दूर किया जा सकता है जब लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल। और अगर आपको लोगों को एजुकेट करना तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बिल्कुल। आप घर घर जाकर तो नहीं सुना सकते। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए था, और उसमें वो सब लोग आए जो सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट करा चुके थे मुझसे। ओके। पीपल वर हैप्पी। ओके। और वो आराम से चल फिर पा रहे थे, आराम से सब कुछ कर असेसमेंट रहे हुआ, थे। दे वर हैप्पी। सो थॉट ये था, एक तो मैं अपने आप से खुश था कि मैंने अच्छी सर्जरी करके दी। अच्छा। मैं और मेरी टीम की सेवा से खुश था कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उनको हमने कहा भाई जो मैंने रिप्लेसमेंट किया आप आ जाइए, एक बार मिलते हैं। सब आ गए, एक आवाज़ में आ गए। अच्छा। और वो कितने लोग थे सर अराउंड? सो करीब 1,500 लोग थे आसपास। हमने स्टेडियम बुक किया था। अपने देश का नाम जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्यों ना हो, हम क्यों ना इस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में घुसे। वेरी नाइस। तो इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए कर दिया। और उसके बाद लिम्का बुक रिकॉर्ड? हाँ, लिम्का बुक रिकॉर्ड्स भी किया। हाँ, तो उसमें क्या था सर? 30 इयर्स आई थिंक थे उस लेडी को ना। सो अगेन सेम भ्रांति, जोड़ बदलवाने में डर। एक लेडी थी, मेरठ की थी, नाम नहीं ले सकता मैं। उनका सन हुआ, बेटा हुआ, और उनको गठियाबाई की तकलीफ थी। ओके। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस थी। बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद गठिया की तकलीफ बढ़ गई। ओके। तो पेशेंट बेड पे आ गया। ओके। और वो बेड पे ही रहा, और बच्चा बड़ा हो गया। इस बात को 30 साल गुजर गए। 30 साल बेड पर ही पेशेंट? बेड का मतलब उसको उठा के गोदी से टॉयलेट ले जाया करते थे, वापस ले आया करते थे। और एज तो फिर उस टाइम बहुत कम होगी उनकी। ये एज बहुत कम थी। यही लाइफ थी उसकी, और यही लाइफ थी घर वालों की। उसकी बहनें बार बार आकर घर में ड्यूटी दिया करती थी। ओके। उसकी बहनें आती थी, उसको संभालती। 30 साल बीत गए। 30 साल बाद जब माँ का जन्मदिन आया, तो बेटे ने कहा कि मेरे को माँ को एक गिफ्ट देना है, कि मुझे अपनी माँ को चलाना है। तो उसका बेटा मुझे बताने आया, दिखाने आया। मैंने असेसमेंट किया। हम लोग भी असेस ज़रूर करते हैं कि अगर हम नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करेंगे तो बाकी के सिस्टम तो ठीक है ना, ठीक है। हाँ। ये काम तो करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। गाड़ी में टायर बदल रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह सब ठीक है ना। सो जब मैंने असेस किया, उस लेडी के घुटने मुड़े हुए थे, बिल्कुल बिस्तर में पड़ी थी वो। बाकी सिस्टम ठीक थे, लेडी वाज फाइन एक्सेप्ट नी। हिप भी ठीक थे, ओके। लिम्स ठीक थी, पावर थी, सभी कुछ ठीक था। तो उनको मैंने बोला कि मुझे पूरी आशा है कि मैं इनको चला पाऊंगा। सो उसके जन्मदिन के दिन हमने ऑपरेशन किया, और 48 घंटे बाद खड़ा करके चला दिया। तो 30 साल बाद लेडी अपने पैरों पे आई, सब परिवार रोया, सभी कुछ हुआ, केक कटिंग हुई। लाइक अ मिरेकल। लाइक अ मिरेकल उनके लिए। मैंने जो किया वो साइंस है, मैंने कोई मिरेकल नहीं किया। आई यूज साइंस। फॉर देम इट्स लाइक अ मिरेकल। फॉर देम इट वाज मिरेकल। इट वाज अनबिलीवेबल फॉर देम। उनके लिए। मेरे लिए तो खैर, बिकॉज साइंस एंड दैट रिकॉर्ड इन लिम्का, दैट इज एंटर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कि वो 30 साल बाद चल पाई। नाइस। सो अगेन, सो जॉइंट रिप्लेसमेंट is a life-changing operation, and it can bring disability to ability. It can change life. Yes. Or in words of a very prominent surgeon of world, Sir John Charnley, वो उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट इजाद किया था। ओके। हाँ। हिप रिप्लेसमेंट से करोड़ों लोग चलते हैं, उन्होंने इजाद किया था। हाँ। उसको सक्सेसफुल किया। उनके वर्ड्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट is the most successful orthopedic surgery of the century. Okay. Joint replacement. Hip is the replacement most, mainly. Hip और knee. Okay. उन्होंने हिप के लिए बोला कि joint replacement is the most successful orthopedic surgery of the century, which can give you predictably positive results, provided done by a sound टेक्निकल वे। कोई ऐसा केस माइंड में आता है कि इसको मैं और ऐसे कर सकता था, या कुछ गड़बड़ हुई, मतलब शायद नहीं कहा जाए ऐसा। तो वी असेस थॉरली, वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। सी वी आर नॉट गॉड्स, हम ज्योतिषी नहीं है, हम डॉक्टर्स हैं, सर्जन है, साइंटिस्ट है। एक रीजनेबल लेवल तक हम कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलता कि मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ, पर मुझे एक आध दो पेशेंट ऐसा नजर आता है पिछले 30 सालों में जिनको नी के बाद में कुछ और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई, विच यू कैनॉट प्रिडिक्ट।
बट बाई ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा मैं आज तक कुछ मुझे रिपेंट नहीं हुआ कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई डोंट रिमेंबर एनी सच केस जिसमें मुझे अपने आप पे दुख हुआ कि मैंने ठीक से असेस नहीं किया. ऐसा नहीं किया. वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. सर, आप एक लंबे समय से मैक्स पीपीजी के साथ हैं, मैक्स पटपटगंज दिल्ली के साथ हैं. जब आपने स्टार्ट किया था तब मैक्स कैसा था, और आज आप एक 17 इयर्स के बाद इसको किस तरह देखते हैं? So, काजल, मैंने मैक्स पटपटगंज हॉस्पिटल ज्वाइन किया था 2009. सी उस समय ये यूनिट डेवलपिंग फेज में थी. ओके. हमारा एक छोटी सी बिल्डिंग होती थी, लिमिटेड 100-125 बेड हुआ करते थे. और डिपार्टमेंट बहुत नेसेंट स्टेज में था उस समय, बहुत अर्ली स्टेज में था. एंड इन लास्ट 17 years फ्रॉम दैट स्टेज वी हैव कम टू ए लेवल वेयर माय डिपार्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एट इंटरनेशनल लेवल. ओह, नाइस. राइट, यस. सो नाउ हर समय मेरे पास 3-4 डॉक्टर्स विदेश के ट्रेनिंग पे रहते हैं. मेरे यहाँ पर फॉरेन कंट्री से लोग सीखने आते हैं. वी हैव हाई एंड सर्जरीज. यू नेम ए सर्जरी which is technically challenging, we are doing it. Right? Any vertical of surgery. कोई भी हो, चाहे be it joint replacement, be it arthroscopy, sports medicine, complex trauma, life saving surgeries, सब कुछ होता है मेरे यहाँ पे. Okay. So it has developed from a very nascent stage. वो पौधे से अब लदा हुआ वृक्ष बन गया, फल लगे हुए उसके ऊपर, और वर्ल्ड क्लास बन गया है. There is one good thing because Max Healthcare is very patient oriented, very development oriented. They want to give best to the patient by technology, by skilled surgeons, everything. There is no compromise. That's the reason of 17 years. Yes, and I'm too thankful to Max Healthcare. मैंने जब भी कुछ कहा है कि हमारे को ये करना चाहिए, they are ready to do it immediately. कोई इतना लंबा सफर वहाँ तक हो रहा है 17 years. मैं 17 साल से वहीं हूँ. इट्स लाइक होम टू मी. मेरा घर है वो डिपार्टमेंट मेरा बेबी है. बिल्कुल. उस बच्चे को मैंने कहते हैं ना, टॉडलर से जवान करके अब एक गबरू जवान बना दिया. आई मेड इट वेरी रोबस्ट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट. नाइस. विद द हेल्प ऑफ माय कलीग्स, विद द हेल्प ऑफ माय एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल हु आर एट द टॉप लेवल, दे आर वेरी रिसेप्टिव टू डेवलपमेंट. एज डॉक्टर वी नो डॉक्टर अरोड़ा, बट एज एंटरप्रेन्योर नाउ, जैसे अभी हम अपना एक हॉस्पिटल लेके आए इंदिरापुरम में, एवी हॉस्पिटल, आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं या होंगे, तो वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि डॉक्टर के दिमाग में पूरे दिन बिजी शेड्यूल में, ओपीडी ओटी की भाग दौड़ में ये थॉट कहाँ से आया कि नाउ ओपन ओन हॉस्पिटल? सो काजल, आई लव टेकिंग चैलेंजेस. राइट. Without any life without challenges is a boredom life, isn't yes. so? I think we all are supposed to take calculated risks in life. Yes. I tell my juniors, my fellows, that unless you take risk in life, you will not grow. In every field. In every field of life. Yes, yes. It has to be calculated risk. Yes. Don't reach point of no return. वो नहीं करना है. Have calculated risks. So see, I run a very big team in my hospital. I have 33 people personal in my own team. Okay. So एक तरह से मैं छोटा अस्पताल तो मैक्स के अंदर ही चलाता हूँ. My son is an orthopedic surgeon. Okay. And he wanted not to be a clinician but entrepreneur and run hospitals. Okay. So he asked me one day that's my desire. I said, okay, that will fulfill my dream also. I also want to run a hospital and be an entrepreneur. Thought being world-class care with compassion to a common man within reach. High-end surgery, common man की reach में आ जाए. बिल्कुल. And if I'm running a hospital, I can do that. जितनी भी high-end surgery है मेरे hospital में common man की reach में है. And when I say reach, because in today's world, money is a big thing. Money matters a lot. तो वो उसकी रीच में रहे, वो उसको पे कर पाए और उसका फ़ायदा उठा पाए विद स्किल्ड सर्जन्स और केयर विद कंपैशन, साथ में उसकी केयर भी मिले, सो दैट आई कैन फुलफिल माई ड्रीम ऑफ दिस थॉट. तो एवी वो ड्रीम है. एवी वो ड्रीम है. एवी अभी बच्चा है, उसको और बड़ा जानना चाहूँ, जैसे मैं ही नहीं, शायद बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अरोड़ा जब ओटी में जाते हैं तो क्या माइंड में चलता है,
क्या वो सोचते हैं, और पिछले इतने सालों का सफ़र जो हुआ है, क्या वो कभी बोरिंग नहीं हुआ? So, OT is my girlfriend. I have passion for surgery. मैं पैशनेट सर्जन हूँ. See, wherever you have passion for a work, आप उससे जिंदगी भर बोर नहीं होंगे. बिल्कुल. And every morning when I get up, I ask myself only one thing: how can I make my today better than yesterday? ये हर Very रोज सुबह nice. उठ के मैं अपने आप से बात करता हूँ, और आई थिंक हम सबको करनी चाहिए. करनी चाहिए, बिल्कुल. जब मैं ओटी में होता हूँ तो बाहर की दुनिया से कट ऑफ होता हूँ. वो कहते हैं ना, इसकी अकल घुटने में ऐसे, वो सर्जन घुटने में होता हूँ, मैं घुटने में होता हूँ. Okay. मैं उस घुटने में होता हूँ, मैं उस कूले में होता हूँ, वो अर्जुन की आंख होती है. उसमें सब कुछ भुला होता है और उस पर कंसंट्रेशन होती है. और हर समय इसी व्हेन आई जॉइंड ऑर्थोपेडिक्स, वन लाइन माई मेंटोर स्पोक. उन्होंने कहा कि इफ यू आर इन अ मेडिकल साइंस और मेडिकल साइंस ब्रांच, स्काई इज द लिमिट. एंड दैट्स ट्रू. सुधार की स्काई इज द लिमिट, प्रोग्रेस की स्काई इज द लिमिट, वर्क की स्काई इज द लिमिट. सो व्हेन यू आर इन ऑपरेशन थिएटर, इफ यू आर डूइंग अ सर्जरी विच यू आर पैशनेट अबाउट, एंड यू आर विद द थॉट कि इसको मैं और कैसे करूं, और कैसे करूं 99.99 को, और इसमें एक 9 कैसे लगाऊं, और इसमें एक 9 कैसे लगाऊं, यू विल नेवर गेट बोर्ड. So in OT, Yes. we have lot of concentration. It is like our puja, and we forget everything around the world. There have been instances where I've been stressed while operating, और फिर भी हमने उसको किया है. So in operation theatre, I always tell my students and fellows, you need to have nerves of steel. You need to keep your calm, composure, and never get stressed and anxious. बहुत टफ है. बहुत टफ है. ये डेवलप करना पड़ता है. It doesn't come automatically. You have to develop it. ये एक साधना की तरह है. अगर डॉक्टर अरोड़ा सर्जन नहीं होते तो क्या होते हैं? सर्जन नहीं होते तो मैं कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर तो होता. अच्छा. See, my motto of life has been two. One, do a work where sky is the limit. जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जहाँ ग्रोथ का कोई पैरामीटर नहीं. जहाँ ग्रोथ का कोई एंड नहीं है. एंड नहीं है. You can exactly. grow as much हाँ. as you want. And number two, whatever you do, you should be number one in your area. बिल्कुल. आप कुछ भी करें, आप नंबर वन होने चाहिए. एटलीस्ट ट्राई इट. तो डॉक्टर अगर सर्जन नहीं हो तो कोनो के एंटरप्रेन्योर होते हैं, और मतलब बिजनेस वाला कुछ ना माइंड कुछ कर रहे चलता होते हैं फिर. ऐसा, हाँ, नहीं, that's कर तो right. रहे ही होते सर, अनडाउटली. बट अगर सर्जन नहीं होते, एंटरप्रेन्योर होते. 100%. एंटरप्रेन्योर तो फिर आप अभी भी बन ही गए. तो वो साथ में लिया ना उसको. तो साथ में बन ही गए. इसके अलावा मैं अपना कैरियर सोच नहीं सकता हूँ. तो जब बचपन से ही पता था कि डॉक्टर बनना है? ऑलमोस्ट क्लास 4th 5th से मालूम था. तो फैमिली में ऑलरेडी कोई डॉक्टर थे? कि किसी भी बच्चे के दिमाग में इम्प्रिंट कब होता है? जब आप किसी के संपर्क में आते हो. हाँ, वही मैंने पूछा इसीलिए. हाँ. यस. सो मेरे नेबर में एक डॉक्टर थी, और मुझे हॉस्पिटल ले जाया करती थी साथ में. आई वाज इन क्लास 4th और 5th. तो तब से ये बात बैठ गई. मैंने सॉ देयर रिस्पेक्ट एंड हाउ दे सेव ह्यूमन लाइव्स. सो लगा कि ये बट क्या अभी भी लोग उतना रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स को? यस, मेरा मानना है यस. यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट. आज भी है. एग्रीड, आज के ज़माने में ट्रस्ट फैक्टर कम है. आज के ज़माने में ट्रस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है. पीपल थिंक दैट यू आर डिसऑनेस्ट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. बट स्टिल मैं अभी भी मानता हूँ कि ऑफ ऑल प्रोफेशंस डॉक्टर की इज्जत आज भी काफ़ी अच्छी है समाज में, सोसाइटी में. और आज डॉक्टर ईमानदारी से काम कर रहा है तो समाज उसको इज्जत की नज़रों से देखता है. मैं अभी भी मानता हूँ इस बात को. सो स्ट्रांगली बिलीव डॉक्टर डू कैरी रिस्पेक्ट. सर, आपने बात की ट्रस्ट की कि ट्रस्ट अभी थोड़ा सा कम हो रहा है लोगों को. डॉक्टर अरोड़ा एक ब्रांड है. ऐसा आपका मानना है? हाँ, बिल्कुल. इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में डॉक्टर अरोड़ा एक ब्रांड है. आपने अभी अपने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर देते हुए बोला कि मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाया ये दिखाने के लिए कि इट कैन बी पॉसिबल. नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग चल सकते हैं, फिर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं. उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी. नाउ डेज़ लोग ब्रांडिंग को एक प्लेटफॉर्म समझते हैं कि अगर मेरे को ब्रांडिंग मिलती है या मैं सही तरीके से अपने आप को लोगों तक पहुंचाता हूं, तो व्हाट यू थिंक कि आज के ज़माने में ये कितना इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है, बट सेकेंडरीली. प्राइमरीली
आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल। तभी आपकी ब्रांडिंग बन सकती है। अगर आपको काम ठीक से नहीं आता है और आप सिर्फ ब्रांडिंग के पीछे पड़े, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। बट एक सही डॉक्टर बिल्कुल लोगों तक पहुंचने के लिए वो जरूरी है, बिकॉज आजकल लोग आई थिंक कुछ भी करने से पहले फोन हाथ में ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, एंड योर रीच विल इम्प्रूव अनडाउटेडली। पुराने जमाने में प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से चलती थी, आज भी चलती है, बट आई थिंक सोशल मीडिया हैज प्लेड ए बिग रोल इन रीच टू द कॉमन पब्लिक फॉर द डॉक्टर्स। बट लोगों का कॉमन एक परसेप्शन है कि ब्रांडिंग इज़ लाइक आपने लोगो अच्छा करा लिया, वेबसाइट अच्छी करा ली, इससे मेरी ब्रांडिंग बन जाएगी, है ना। लेकिन व्हाट आई थॉट एज हेल्थ केयर ब्रांड कंसल्टेंट कि ब्रांडिंग का मतलब होता है सही इंसान को सही प्लेटफॉर्म पर सही लोगों तक पहुंचाना और सही कंटेंट सही स्ट्रेटजी के साथ। सो यू नीड टू हैव बेसिक क्वालिटी ऑफ वट एवर यू आर देयर। अगर आप सर्जन हैं, हाँ, तो आपके पास सर्जन की बेसिक क्वालिटी तो चाहिए साहब। बिल्कुल, हाँ। और उसके अलावा सबसे बड़ी ब्रांडिंग तो आप खुद हैं। जब आपका पेशेंट ठीक होके जाता है, बिहेवियर एंड देन क्लिनिकल वर्क, इसमें पहले की जो 2 सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी जरूरी हैं। वो तो चाहिए ही चाहिए। तो आप खुद एक ब्रांड है। हाँ, यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ फर्स्ट। ये तो बाद में काम आएगा, बिल्कुल, इमीडिएटली नहीं काम आएगा। लेकिन जब हम किसी पेशेंट तक पहुंच रहे होते हैं, एक ऐसे पेशेंट तक जो एक होप ही छोड़ चुका होता है, कहीं दूर दराज, या मैं देखती हूँ आपके पास काफ़ी फॉरेन पेशेंट भी आते हैं जिन तक हम जब पहुँचाते हैं आपका कंटेंट या वो स्ट्रैटेजी, जो लोग ठीक होके गए, क्योंकि उन तक हम जाके तो नहीं बता सकते कि ये पेशेंट ठीक होके गया। हिंदी में एक बहुत अच्छी सेइंग है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आज के ज़माने में शायद ये सारे प्लेटफॉर्म्स और एक डॉक्टर की शायद सबसे बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सही तरीके से अपने आप को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लाएं जिससे गलत इन्फॉर्मेशन जो गूगल से लोग अपने आप किसी भी तरह सर्च करके निकाल लेते हैं, उस पे वो बिलीव ना करके डॉक्टर्स पे बिलीव करें। यस, डेफिनेटली। सो बिसाइड्स दैट, प्रॉपर एजुकेशन। यस, प्रॉपर एजुकेशन। इंटरनेट तो मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। पेट दर्द का मरीज गूगल करता है, देखता मुझे तो कैंसर हो गया क्योंकि कैंसर लिखा उसके। हाँ। सो देयर इज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, प्रॉपर गाइड करना, प्लस मेरा ऐसा भी मानना है कि किसी को कोई सर्जरी करानी है या कोई इलाज कराना है, उसके बारे में आज इतनी बिजी लाइफस्टाइल है, लोग जानना चाहते हैं। मैं एग्जांपल दूं, नी रिप्लेसमेंट, लोग जानना चाहते हैं नी रिप्लेसमेंट कराऊंगा, कब चलूंगा, ऑफिस कब जाऊंगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। ये सब इंफॉर्मेशन आप थ्रू इंटरनेट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यू कैन एजुकेट देम। उसका तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ही। ये सिर्फ प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है। नहीं, ये राइट इन्फॉर्मेशन, ये राइट इन्फॉर्मेशन, यस, उसके लिए। हाँ, उसमें तो हम ब्रांडिंग को ऐसा मान सकते हैं कि हम राइट इन्फॉर्मेशन राइट पीपल तक राइट डॉक्टर के थ्रू पहुंचा रहे हैं। बट एक सर्जन से अलग डॉक्टर अरोड़ा क्या है? पर्सनली कहीं दिल के कोने में जब शांति से बैठते हैं तो डॉक्टर अरोड़ा अपने आप को क्या देखते हैं? एक फिलोसोफर, आई टेल यू व्हाट, हम सब बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि अपने अंदर की दुनिया में झांकने का समय नहीं मिलता। तो जब हम खाली होते हैं तो अपने अंदर की दुनिया में झांकने का मौका मिलता है। तो थोड़ा बहुत फिलोसफिकल टोन थॉट प्रोसेस में आ जाती है। सी लाइफ, मैं सोचता हूँ, वी ऑल वांट ए वेरी हैप्पी लाइफ, इजंट सो? वेरी हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। But I think you have to play a very active role to make your life happy. Yes. You can't rely only on environment. कि मेरे आसपास का environment है वो मुझे खुश कर देगा। Not possible. ये दुनिया आपको खुश करने के लिए नहीं बनी है, right? आपको अंदर से actively सोचकर अपने आप को खुश रखना होगा। I am talking of philosophical side. आपने मुझे साइंस के बियॉन्ड करने की बात। हाँ, बिल्कुल, मैं वही पूछना चाहती हूँ। हाँ। सो अपने आप को खुश करने के लिए आपको अंदर से कुछ और ट्रेट्स डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे आप खुश रह सकें। वी ऑल वांट टू बी हैप्पी। हम खुश तो रहते हैं। जगजीत सिंह एक गजल है, बाजीता एतपाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। सुनी होगी आपने? बाजीता एतपाल है दुनिया मेरे आगे। सो इट्स द वर्ल्ड इज ए प्लेग्राउंड। लोग खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। आई थिंक वी ऑल नीड टू ट्रेन आवरसेल्फ टू इंट्रोस्पेक्ट एंड कंट्रोल आवर इंटरनल मिलियो बिफोर कंट्रोलिंग एक्सटर्नल मिलियो। हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं
बिल्कुल। पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है, बच्चे को कंट्रोल करना चाहता है, मैं अपने कलीग को कंट्रोल करना चाहता हूँ कि ये ऐसे कर दे वैसे कर दे। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे टू बी हैप्पी। यू हैव टू कंट्रोल इनसाइड फर्स्ट। सो डॉक्टर अरोड़ा जब कुछ नहीं कर रहे होते तो ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपने आप को कैसे मॉडिफाई करूं कि इस ज़माने में जो भी हो रहा है, जो भी सामने तमाशा हो रहा है, उसमें खुश रह सकूं। नाइस। कुछ ट्रेड डेवलप करनी पड़ती है अंदर। क्या चीज़ मोटिवेट करती है? मुझे हैप्पीनेस मिलती है जब मैं सोचता हूँ अगर मैंने अपने आप को चेंज किया, कंट्रोल किया किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक आम आदमी अपना आपा खो देता और मैंने कंट्रोल किया और हैप्पीनेस मुझे मिली, दैट स्टिमुलेट्स मी। एंड एज यू ग्रो अप इन लाइफ, it is your responsibility. I am head of family. I am head of unit. I am chairman in a department. मेरे बहुत सारे रोल हैं। अगर मैं खुद खुश रहना नहीं सीखूंगा तो लोगों को खुशियाँ कैसे बांटूंगा? अगर मैं घर में खुश नहीं हूँ और मैं इंट्रोस्पेक्शन करके अपना इमोशन, अपना EQ अच्छा नहीं करता तो घर वालों को खुश ऐसे रखूंगा? वो कहीं ना कहीं लगेगा उनको कि आप परेशान हैं। हाँ, परेशानी तो रोज का जीवन है। परेशानी, ग्रोथ का प्राइस क्या है? अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, व्हाट इज द प्राइस यू पे? परेशानी। देयर आर लॉट ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू हैं। आप ग्रो करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। परेशानी को पार करके तो ग्रो करेंगे। और उस परेशानी के इफेक्ट आप घर लेके नहीं जाए, ये तो कंट्रोल करना है आपको। तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा इसके बाद, बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। हाँ हाँ, श्योर सर। सो मैं ट्रेड्स की बात कर रहा था कि वो अपने आप को परेशानियों से कैसे बचाना है, कैसे रिएक्ट नहीं करना है और कैसे समझाना है, ये सब आपको अंदर से इंटरनल इंजीनियरिंग करके डेवलप करना पड़ता है। जितने प्रॉब्लम्स हैं फेस तो आपने खुद ही करने हैं। खुद ही करने हैं और उस पे एक्स्ट्रा एब्सर्ड रिएक्शन नहीं देनी है। ये Exactly. जीवन का चलन है, ये लाइफ का रूल है। आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, प्लीज। वो आपके भी काम आएगी, बिल्कुल सर। किसी के भी काम आएगी। सो घर जब आप जाते हैं, अपने काम से हम सब घर जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन लेकर जा सकते हैं हम लोग। हाँ, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, रिजेक्शन का, जेलसी का, हमारे फेलियर का, यस, not progress not as per our mathematical calculation. So once you reach home, जब आप घर पहुंचते with this bag of negative emotion, अपने गेट के बाहर एक खूंटी टांग दें आप। इस पर हम कैसे कोट टांग दें ना, खूंटी टांग दें। मेरे घर के बाहर एक खूंटी लगी हुई है। दरवाज़ा खोलने से पहले मैं रुकता हूँ, उस खूंटी के ऊपर अपने नेगेटिव इमोशंस का बैग टांग देता हूँ, फिर घर के अंदर जाता हूँ। तो वो खूंटी मुझे रोज़ याद दिलाती है कि वो बैग जो लेके आए ना काम से नेगेटिव, यहाँ टांग जाओ, फिर घर के अंदर घुसो। सो वी ऑल हैव टू लर्न टू लीव आवर नेगेटिव इमोशंस आउटसाइड द हाउस, देन एंटर आवर हाउस। सर, इतनी लंबी जर्नी में 33 इयर्स अराउंड हो चुके हैं, कभी कोई ऐसा रिग्रेट जो मैं नहीं कर पाया इस डेली शेड्यूल के वजह से, कोई भी ऐसा रिग्रेट जो लगता है कि ये होना चाहिए था? काजल, बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत थ्योरेटिकली पॉसिबल है, जिसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। इट इज इजियर सेड देन डन। ऑलराइट, सो इफ यू आर एम्बिशियस, इफ यू वांट टू ग्रो, देन यू टू वर्क हार्ड। इधर यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। यस। जिन लोगों ने, दो तरह के लोग मानता हूँ मैं इस धरती पे आते हैं। एक वो जिनको खुद 300 फुट का गहरा कुआं खोद के पानी निकालना, मेहनत करनी है। एक वो जिनको वो ट्यूबवेल लगा, पंप लगाया, मोटर से पानी आ गया। मैं उनमें से रहा हूँ जिन्होंने खुद कुआं खोदा, पानी निकाला 300 फुट का गहरा। सो इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वांट टू मेक योर वे, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड आई थिंक सर्जन्स दो एस्पेक्ट से बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। वन, देयर ओन हेल्थ। यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ बिकॉज द प्रोफेशन इज टू डिमांडिंग, बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। सेकंड, फैमिली टाइम। कोशिश ज़रूर करते हैं कि फैमिली को टाइम दें और एक बैलेंस करें, पर फिर भी जितना देना चाहते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। बिकॉज एक, अगर आप उस क्षेत्र में भी हैं जहाँ आप एकेडमिक्स में भी हैं, रिसर्च में भी हैं, कोई नई चीज़ों के डेवलपमेंट में भी हैं, इनोवेशंस में भी हैं, वो सब एक्स्ट्रा टाइम मांगता है। हाँ, एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है तो एक प्रोफेसर की स्टार्ट हो जाती है।
वो खत्म होती है तो एक एकेडमिशियन की स्टार्ट हो जाती है, और वो खत्म होती है तो एक एंटरप्रेन्योर की स्टार्ट जर्नी हो जाती है, स्टार्ट और वो हो खत्म होती है बुक लिखने की, जर्नल में छापने की, ये सब हो जाता है। तो अगर आपको family- पैशन है, you will have to give some sacrifice, but still one has to be careful enough in today's world to spend time with children to guide them. यस। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब टाइम नहीं बिता पाए, एंटरटेनमेंट नहीं भी बिता पाए, पर इतना तो करना कि बच्चों को गाइडेंस आप ही को देनी है। हाँ, क्योंकि बाहर से क्या ले रहा है वो हमें नहीं पता। नहीं पता है। सो रिग्रेट, यस, 2 एस्पेक्ट पे रहा है मेरे को कि मैं जो टाइम फैमिली को देना चाहता था नहीं दे पाया, बट आई एम लकी माई फैमिली इज अंडरस्टैंडिंग, बेचारे बच्चे भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। जो टाइम देता हूँ वो क्वालिटी टाइम होता है, उन्हीं के लिए है। फैमिली, स्पाउस समझदार हैं, जानते हैं इस बात को। और ओन हेल्थ, वो एक ड्रीम ही रहता है कि मैं रोज़ाना वॉक पे इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे उठूँगा, मैं भी इतने बजे जिम करूँ- जाऊंगा। मैं भी जिम जाऊँगा। वो आप जाते भी हैं, फिर हाँ। बबल की तरह फूट जाता है फिर आप कोशिश करते हैं, पर स्टिल यू कीप ऑन ट्राइंग एवरी डे। सर, मेडिकल साइंस है, जैसे आपने बोला आप गॉड नहीं है, मेडिकल साइंस है सब कुछ। Absolutely, yes. मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमने सोचा होता है वो एज इट इज़ नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होते हैं या जो भी कंडीशंस होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट उस टाइम में अपने आप को निकालना, रात में अच्छे से सो पाना बहुत हार्ड नहीं होता होगा? बिल्कुल हार्ड नहीं होता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखिए, मेडिकल साइंसेज में लोग ऐसा मानते हैं, एक आम जनता ऐसा मानती है, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी, कि सर्जरी का रिजल्ट सर्जन पर डिपेंड करता है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू कि सिर्फ सर्जन पर डिपेंड करता है। सर्जरी का रिजल्ट जितना सर्जन पर डिपेंडेंट है, उतना पेशेंट के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। यस। मैंने ऑपरेशन किया, उसका वूंड हीलिंग प्रॉपर नहीं आया, सर्जन क्या करेगा इसमें? Isn't so? और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं इस बात का कि जितना एंग्शियस और स्ट्रेस्ड पेशेंट होता है, उतना उसके अंदर नेगेटिव केमिकल सिक्रीट होते हैं, यस। और उतनी ही उनके अंदर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन की संभावना है। राइट? सो मैं एज ए सर्जन अगर अपने तन मन धन बुद्धि विवेक ट्रेनिंग स्किल से अच्छा काम कर देता हूँ और बाई चांस डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, तो यस, मुझे कंसर्न ज़रूर है, पर मैं उस रात सोऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से बेस्ट। पूरा अच्छा काम कर दिया। एक टर्म है, वी कैन बी गॉडली बट वी कैनॉट बी गॉड। यस। वी कैन बी गॉडली बट वी कैनॉट बी गॉड। इजंट सो? यस, वेरी ट्रू। सब कुछ करने के बावजूद नहीं है, पर मैं अगर अपनी आत्मा से शुद्ध हूं और मैंने अच्छा काम कर दिया, तो शायद मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। हाँ, मुझे कंसर्न है पेशेंट से कि मैं जो चाहता था वो रिजल्ट नहीं आया, पर उसके लिए मैं गुनाहगार नहीं मानूंगा अपने आप को। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। मेडिकल साइंस की, सर्जरी को एक तरफ कर दीजिए, किसी को कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया, बहुत बार आपने सुना होगा, वो बोलते हैं जी मरीज आईसीयू में था और डॉक्टर ने दवा दी, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बेचारे ने सब दवा दी, एंटीबायोटिक भी दिया, पर उस एंटीबायोटिक को बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही कि नहीं, उस बॉडी का रिस्पॉन्स भी तो चाहिए ना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। वो सब में सेम तो नहीं आएगा। देन व्हाई टू ब्लेम डॉक्टर? एग्जैक्टली। Isn't so? So, बिल्कुल। coming back to your question, desired result नहीं आया, yes, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ अच्छा किया, मैं कंसर्न भी रहूंगा, पर मैं दोषी थोड़ी हूँ उसमें। बिल्कुल। तभी शायद आराम से हम सो पाएंगे। अगर मैं साल की 1,500 2,000 सर्जरी कर रहा हूँ, 360 रातें नहीं सो पाऊंगा फिर मैं। सर, लेकिन अगर जैसे 33 ईयर पहले जब पहली बार घुटना खोला, पहली सर्जरी करी, तब क्या फीलिंग थी? और आज तो पूरे दिन में बहुत सारे हम रिप्लेसमेंट्स करते हैं। सो अनडाउटेडली जब कभी मैंने पहले सर्जरी की, परफॉर्मेंस का एंग्जाइटी लेवल होता है, क्योंकि आप पहली बार परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। बट देन अगेन, अगर आप पूरी प्रिपरेशन से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंग्जाइटी लो होगी। सो एज ए सर्जन हम लोग पूरी ट्रेनिंग के बाद ही करते हैं।
मतलब एट दिस स्टेज, आज इस स्टेज पर भी मुझे पढ़ना होता है, आज इस स्टेज पर मुझे अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी होती है, कोई लिमिट नहीं है स्किल्स अपग्रेड करने की। सर आज हम इतने सारे डॉक्टर्स को देखते हैं, यंग डॉक्टर्स जो अभी आए हैं और जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर अरोड़ा से सुनना चाहें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, वो ज़रूर सुनेंगे आपका पॉडकास्ट, अगर वो सुनना चाहें कि उनके लिए एक सजेशन या एक एडवाइस है सीनियर, वो क्या होगी? सो काजल, आई थिंक आज के ज़माने में जो यंगर जनरेशन है, दे वांट टू मच टू अर्ली, टू मच टू अर्ली। टोटली एग्री। मेरी सलाह रहती है उन लोगों को, स्टेप 1, फिक्स अप योर गोल, देयर इज नो शॉर्टकट, फोकस ऑन दैट, एज ए सर्जन गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, जल्दबाजी में अपनी प्रैक्टिस में मत दौड़ने की कोशिश करो, मेंटरशिप पे रहो किसी के 5 साल 7 साल, उनसे सारे इन एंड आउट सीखो, फिर प्रैक्टिस में जाओ। सो गोल फिक्सिंग इज स्टेप 1 एंड वर्किंग हार्ड इन दैट डायरेक्शन इज स्टेप 2। जल्दी मैंने सोचा कि मैंने पीजी की, 3 साल प्रैक्टिस की, मैं हो गया, कूद गया प्रैक्टिस में, और मैं सोचा मैं इंटरनेट से बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, वो सब नहीं होने वाला। नॉट पॉसिबल। अगर सर यही एडवाइस पेशेंट्स के लिए समझें, पेशेंट्स जो नी की प्रॉब्लम से या जॉइंट्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको कोई एक एडवाइस डॉक्टर अरोड़ा की तरफ से? सो नी और हिप की प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हो गया। देखो, जो भी मैं कह रहा हूँ है वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के ज़माने में विद दिस मैड कंपटीशन, एम्बिशंस, ऑल दोज थिंग्स, हेल्थ हैज टेकन अ बैक सीट, हेल्थ एक बैक सीट ले चुकी। बट द ओनली वे यू कैन सेव योर नी, नंबर 1 पे आता है एक्टिविटी, बी एक्टिव। नंबर 2 पे आता है, मतलब जब मैं कह रहा हूँ बी एक्टिव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, 40 मिनट की वॉक एसेंशियल है घुटने को हेल्दी रखने के लिए। ओके। मैं आज भी कभी किसी व्यक्ति का एक्सरे देखता हूँ, चाहे 70 साल का हो, देख के बता सकता हूँ कि ये वॉक पे जाता है कि नहीं जाता। अच्छा। उसमें वो चेंजेस नहीं आते जो घिसने वाले चेंजेस हैं, जिसमें इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो दिखता नहीं, अच्छा। मालूम पड़ता है। तो वॉक करने से 40 मिनट्स वॉक एडवाइजेबल है, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2, मेरी तरह वेट नहीं बढ़ाना, आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, उससे नी पे बहुत लोड आता है, हिप पे बहुत लोड आता है। नंबर 3, अपनी बोन्स को हेल्दी रखिए। बहुत बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है घरों में टू कीप योर बोन्स हेल्दी। विटामिन डी थोड़ा बहुत शहरों में आइडिया है, पर फिर भी इतनी कमी है विटामिन डी की सोसाइटी में कि इसकी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। राइट। नंबर 4, कोई भी सिम्टम शुरू होता है, गो एंड सी ए डॉक्टर। पेन बेयर मत करो, तेल मलने में मत लग जाओ, हाँ। कोई उल्टा पुल्टा कैप्सूल खाने में मत लग जाओ। कुछ लोग पहलवान जी की पट्टी बनवाने में लग जाते हैं, वो स्पॉइल केस करके आते हैं। सिर्फ एट वेरी अर्ली स्टेज गो टू ए डॉक्टर एंड शो। तो पहला तो प्रिवेंशन है, दूसरा अर्ली डायग्नोसिस है। बिल्कुल, इससे आपका नी बचा रहेगा। सर बहुत सारे लोग कैल्शियम खाते हैं, विटामिन डी नहीं खाते, या और विटामिन जिनकी ज़रूरत है केवल कैल्शियम खाते हैं, और फिर भी कहते हैं कि बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या रोल है सारी चीज़ों का? सो मैं थोड़ा उसको और इलाबोरेट करूंगा Please, आपको। राइट। मैं एक नी सर्जन हूँ, पर मैं सिर्फ सर्जरी ही नहीं करता, नीज का हर चीज़ देखता हूँ मैं। राइट। मैं बहुत सारी यंग गर्ल्स देखता हूँ जिनको सिर्फ बड़े सिंपल विटामिन डी डेफिशिएंसी से बोन सॉफ्ट हुई और पैर मुड़ गए। अच्छा। वेरी कॉमन, एक्सट्रीमली कॉमन। और वो बच्चियां जो अनमैरिड हैं, बाद में होके सर्जरी होती है उनकी और पैर सीधा करना पड़ता है। अच्छा, हाँ। सो विटामिन डी, कैल्शियम, ये एसेंशियल एलिमेंट है, साथ में प्रोटीन, इनसे बोन बनती है। बैलेंस डाइट तो चाहिए। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम अगर आप खा रहे हैं तो बॉडी में अगर वो अंदर जाना है वो विटामिन डी पे जाएगा। ओके। दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ विटामिन डी खा रहे हैं और कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी किसको लेकर अंदर जाएगा बॉडी में? कैल्शियम तो चाहिए।
बिल्कुल। जमा तो बोन में कैल्शियम होना है। हाँ, विटामिन डी तो कैरियर है। यस, आप सिर्फ विटामिन डी खा रहे हैं, एडिक्वेट कैल्शियम नहीं है, नो यूज। आप कैल्शियम खा रहे हैं, विटामिन डी नहीं खा रहे हैं, उसको बॉडी में लेके कौन जाएगा? अगर आपका विटामिन डी इनएडिक्वेट है तो कैल्शियम का सिर्फ फायदा नहीं। सो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। बट ए वर्ड ऑफ कॉशन, कैल्शियम कितना खाना है किसी डॉक्टर की सलाह से खाना है। ओवर यूज बहुत ज्यादा है। हाँ, खा रहे हैं तो लोग खाते ही जा रहे बरसों कैल्शियम ही खाए जा रहे हैं, वो भी नुकसान वाला है। एक प्रॉपर डोजेज चाहिए, बिकॉज आप नॉर्मल खाना तो खा रहे हैं, उसमें तो कैल्शियम मिल रहा है। अगर आपकी कैल्शियम रिच डाइट नहीं है तब डेफिशिएंसी होगी। विटामिन डी एडिक्वेट आपकी डाइट में नहीं है, जो कि होता नहीं है, तो डेफिशिएंसी होगी। और एक बहुत बड़ी भ्रांति और दूर करना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं धूप में बैठ जाओ। हाँ, ये तो नॉर्मली है ही। अच्छा, धूप में बैठने से विटामिन डी पूरा नहीं होएगा। हमें कितनी धूप चाहिए? नेचर ने हमें कैसा बनाया है? नेचर ने हमें बनाया है, क्या इस मकान में रहने के लिए बनाया नेचर ने? नहीं। नेचर ने हमें कपड़े पहनने के लिए बनाया है? नेचर ने नहीं बनाया है। नेचुरल मेथड इज एक्सपोजर ऑफ स्किन फॉर फ्यू आवर्स इन नेचुरल लाइट इन जंगल। वी हैव बिकम सोशल एनिमल। यस, तो मैं कपड़े पहनकर 20 मिनट धूप में बैठ गया, उससे क्या विटामिन मिल जाएगा? मेरे को विटामिन डी मिल जाएगा। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ज़रूर चाहिए। जो के कपड़े पहनेगा मकान में रहेगा, उसको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी डाइट से पूरा नहीं हो रहा तो विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, दोनों चाहिए। सिंगुलर से कुछ नहीं होगा। पर्सनली डॉक्टर अरोड़ा को क्या चीज़ है जो बहुत खुशी देती है? क्या हॉबी है सर्जरी से हट के? सो काजल, म्यूजिक मेरा मेडिटेशन है। म्यूजिक मुझे वो सुकून देता है जो एक, जैसे माँ बच्चे को लोरी सुनाती है, मुझे उतना ही सुकून मिलता है उससे। मॉर्निंग आवर्स आई एम अलोन विद माई कप ऑफ कॉफी एंड आई लिसन टू म्यूजिक। विच टाइप ऑफ म्यूजिक? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जगजीत सिंह। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जगजीत सिंह, यू विल लाफ एट इट। नाइस। यस, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। गजल्स में जगजीत का कोई मुकाबला नहीं। किशोर कुमार सुनता हूँ, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार, ये सब सुनता हूँ मैं। म्यूजिक इज माई स्ट्रेस बस्टर, माई मेडिटेशन, माई मेडिसिन, एवरीथिंग इज म्यूजिक। एक सर्जन की मेडिसिन म्यूजिक। यस, एंड आई एम इमर्स्ड इन म्यूजिक। सर्जरी के दौरान भी कभी कभी जब लंबी सर्जरी होती है, मान लो 8 घंटे का रिवीजन करना है, तो फिर थोड़ी देर म्यूजिक चला देते हैं हम लोग। नाइस। डिस्ट्रैक्ट नहीं होते इससे। हाँ, वो बैकग्राउंड में हल्का बजता रहता है एंड इट इज सूदिंग। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट मच इन्फॉर्मेशन। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी जो शायद कोई नहीं जानता और बहुत सारे लोग उन्हें जानना चाहते हैं। Information regarding surgery, regarding knee replacement, personal aspect. Thank you so much for coming. And Kajal, thank you for bringing an inner Aniruddha outside. And I also enjoyed this conversation. Thank you very, very much.